मेरा नाम डॉक्टर नीलेश पटेल, मैं आयुर्वेद में एमडी हूँ, सूरत गुजरात से। और आज हम बात करेंगे बवासीर पाइल्स के बारे में। जनरली सभी लोग आज जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को समाज में, कुटुंब में और फ्रेंड्स में एक दूसरे को पाइल्स और बवासीर के बारे में कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई शब्द सुनने में आता है। तो पाइल्स और बवासीर और हेमोरॉइड्स ये है क्या, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पाइल्स, हेमोरॉइड्स और बवासीर, उसका मतलब है कि गुदमार्ग में जो रक्त की नलिका है उसका फूल जाना, सूज जाना, उसमें सूजन आना, उसको पाइल्स और बवासीर कहते हैं। जनरली उसका दो प्रकार रहता है। एक बाहर की ओर होता है, जो गुदमार्ग के बाहर की होता है उसको बाह्य कहते हैं, और गुदमार्ग की जो अंदर होता है उसको अंदर का बवासीर और अंदर का पाइल्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। उसमें और आगे देखें तो भी उसके दो प्रकार है। एक में से बहुत सारे पेशेंट, दर्दी कंप्लेन करते हैं कि खून का आता है, वो खूनी बवासीर बोलते हैं, और रक्त वाला बवासीर बोलते हैं। दूसरा सूखा रहता है जिसमें खून की आना और खून आना उसका तकलीफ नहीं रहता है, सिर्फ जब गुदमार्ग से मल त्याग करेंगे तो वो फूल के बाहर आता है, सूजन हो के बाहर आता है, तो उसको सूखा बवासीर बोलते हैं। तो उसके लक्षण देखते हैं। तो आज का जो ये फास्ट युग है, बहुत सारे लोग हर रोज़ देखते हैं कि सुनते हैं कि बाहर का नाश्ता, फास्ट फूड, उसका जो दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है, उनका जो जीवन शैली है, डेली रेजिमेंट्स है, वो सभी चेंज हुआ है। समय की ये सभी पाबंदी में ये सभी आजकल इतना डिफरेंस हो गया है कि पहले जो लोग, जो हमारी पूरी पुरानी जो भारतीय परंपरा थी, वो खान पान वो सभी आज चेंज हुआ है, जिसकी वजह से पेट की बीमारी और अजीर्ण होना, पाचन नहीं होना, उसकी वजह से जो भी आगे आगे जो पेट के जो रोग होते गए हैं उसमें से बवासीर का भी एक उद्भव हुआ है। तो सबसे पहला कारण उसका है कब्ज़। जिन लोगों को पाचन शक्ति कम रहती है, जिन लोगों को खान पान में रेशा और जो प्रोटीन्स और फाइबर्स की कमी रहती है, हरी सब्जियों की कमी रहती है, उन लोगों को कब्ज़ की तकलीफ ज़्यादा होती है। तो कब्ज़ ये बवासीर का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है एक ही जगह पर बैठ गया और खड़े रह के काम करना, लॉन्ग स्टैंडिंग, और एक ही लंबे समय तक एक जगह पर बैठे बैठे काम करते हैं, खड़े खड़े काम करते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। प्रेगनेंसी, लेडीज़ में प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन कॉज है बवासीर और पाइल्स का। कैंसर, कॉलोन का कैंसर है, जो आंत का कैंसर है, उसकी वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स को बवासीर का उद्भव होता है। और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, कसरत नहीं करना, योगासन नहीं होना, तो उसकी वजह से पाचन की जो बीमारी होगी तो उसकी वजह से कब्ज़ होता है, और ये उसकी तकलीफ की वजह से बवासीर का उद्भव होता है। तो ये बहुत सारे उसके कारण हैं जिसकी वजह से बवासीर उद्भव होता है। उसके लक्षण देखेंगे तो पेशेंट को खून का गिरना, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खून आता है, बाद में दर्द होता है, जलन होता है, बाद में और आगे गए तो पेशेंट को बवासीर और वो जो चमड़ी है, रक्त नलिका है, वो फूल के, द्राक्ष के, अंगूर के दाने की तरह बाहर आती है, और बहुत सारे पेशेंटों में खून की कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से, जो भी श्वास की, दम की बीमारी होना, थकान होना, ये भी बीमारी आगे होकर उसको प्लस होता जाता है। तो मेनली बवासीर के 4 प्रकार है, 4 स्टेज बोल सकते हैं हम। पहले स्टेज में जब रहेगा तो पहले स्टेज में सिर्फ पेशेंट और दर्दी को खून की तकलीफ रहेगी। जब वो मल त्याग करेगा तो संडास और गुदमार्ग की जगह से बूंद बूंद या 2-4 बूंद या 6-8 बूंद खून गिरना चालू हो जाएगा। पेशेंट को दर्द भी नहीं होगा, जलन भी नहीं होगा, सिर्फ खून गिरने की कंप्लेन करेगा। जब वो दूसरे स्टेज में जाएगा तो मल त्याग के समय अंदर से बवासीर है वो फूल के बाहर आएगा, साथ में थोड़ा दर्द होगा और खून भी आएगा, लेकिन अपने आप वो जो बाहर आया हुआ बवासीर है वो अंदर चला जाएगा। तो वो दूसरे स्टेज में है। फिर और ध्यान नहीं दिया, सारवार नहीं हुआ, तो वही आगे चल के तीसरे स्टेज में जाएगा। तो तीसरे स्टेज में क्या होगा कि वो जो बवासीर है, मस्सा है, वो फूल के बाहर आएगा, साथ में दर्द होगा, जलन होगा, खून गिरेगा, लेकिन अपने आप फिर अंदर नहीं जाएगा। तो दर्दी को उंगली से उसको अंदर थोड़ा धक्का देना पड़ता है, थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है, तो फिर अंदर चला जाएगा। उस स्टेज में भी उसने सारवार नहीं किया या उसका डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं किया, तपास नहीं करवाया, धीरे धीरे उसका जो भी कारण है अगर वो चालू रहा खान पान, और आगे चल के वो चौथे स्टेज में जाएगा। तो चौथे स्टेज में पूरा बवासीर
जब मल त्याग करेंगे तो बाहर आएगा, फिर वो अंदर भी नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा। पेशेंट उसको उंगली से धक्का लगाने का भी प्रयत्न करेगा तो भी अंदर नहीं जाएगा। तो ये चौथा स्टेज का बवासीर है। ये चारों स्टेज में, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेज में, सभी स्टेज के हिसाब से उसका सारवार है। पहले स्टेज में सारवार अलग है, दूसरे स्टेज, तीसरा और चौथे स्टेज में जो सर्जरी का अलग अलग मेथड्स बताया है वो हम उपयोग कर सकते हैं। सारवार के बारे में देखिए तो पहले स्टेज के पेशेंट को सिर्फ दवाओं से, कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेंगे, खान पान में चेंजेस करेंगे तो भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेज में बहुत सारे इंजेक्शन थेरापी से लेकर अलग अलग सर्जरी का उसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो पहले देखें तो हम बवासीर ना हो पाए और उसको रोकने के लिए कौन कौन सी ट्राई करनी चाहिए, कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए। तो पहले तो खान पान में बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो रोज़ हम जो भी खाना खाते हैं वो फाइबर्स, प्रोटीन्स या उसके रेसाओं से भरा हुआ खाना चाहिए। हरी सब्जी, जो भी ऋतु के हिसाब से जो भी हरी सब्जी मिले वो लेना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, छाछ ज़्यादा लेना चाहिए और लिक्विड जो सॉफ्ट खाना है वो खाना चाहिए। राइस वगैरह लेना चाहिए। हर रोज़ जो भी ऋतु के हिसाब से जो भी फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है वो फ्रूट्स लेना चाहिए। सुबह शाम थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए, चलना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट और 30 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए और सुबह उठ के पानी पी के थोड़ा वॉकिंग वगैरह करना चाहिए, जिससे पेट आपका आराम से साफ़ होगा। अगर कब्ज नहीं होगा, पेट साफ होगा, आपका पाचन बराबर होगा तो आप बवासीर की व्याधि से आपके शरीर को रक्षण दे पा सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी आपसे नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके पेट की कोई भी बीमारी हुई, पाचन बराबर नहीं हुआ, कब्ज हुआ, तो आपको आगे चल के बवासीर और गुदमार्ग के जो भी दूसरे जो रोग हैं वो भी आपको होने की संभावना रहेगी। दूसरा है कि फ्रूट खाना, फ्रूट जूस लेना, नींबू पानी, शरबत, जो भी सीज़न के हिसाब से हमारे यहाँ जो भारत देश की जो 3 ऋतु है उस 3 ऋतु के हिसाब से आपको खान पान में आपके प्रदेश के हिसाब से चेंजेस करना चाहिए, जिससे कि आप अपना पेट साफ कर पाए, पेट साफ कर सके। और पेट जितना आपका अच्छी तरह से साफ होगा उतना ही आपको ये सभी बीमारियों से आप बच पाएंगे। आगे चल के अब देखेंगे कि उसकी सारवार के बारे में। तो मेनली उसकी सारवार में तो पहले आपको तो पाचन अच्छा होना चाहिए। तो आप पहले स्टेज के जो बवासीर है तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ पेशेंट को, दर्दी को खून गिरेगा और उसको दर्द होगा या नहीं होगा महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि कब्ज की वजह से जो गुदमार्ग की जो रक्त की नलिकाएं है उसमें प्रेशर की वजह से वो फूट जाएगी, तो वहाँ से खून आना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कब्ज ना हो वो सभी खान पान ध्यान रखना है। साथ में आप रात को हरी तकी या हरड़े या त्रिफला का चूर्ण वगैरह ले सकते हैं। अब कब्ज ना हो उसके लिए जो भी आप प्रिपरेशन घर में भी कर सकते हैं, जैसे छाछ, लिक्विड, फ्रूट जूस, वो सभी ज़्यादा लेना, सॉफ्ट फूड लेना है। खान पान में भी जो भी हल्का है वो खाना खाना है। बाहर का बेकरी का जंक फूड है, सूखा रुक्ष जो खान पान है, ब्रेड बिस्किट वगैरह नहीं खाना है। तो उससे भी आपका पेट वगैरह अच्छा साफ होगा, तो आप ऑटोमेटिकली उससे आप बच पाएंगे। दूसरा स्टेज में, तीसरे स्टेज में और चौथे स्टेज में अलग अलग प्रकार की सर्जरी की हमारे यहाँ अलग अलग सभी मॉडल्स उपलब्ध है। पहले शुरुआत करें कि दूसरे स्टेज में एक रबर बैंड लाइगेशन, लेज़र थेरेपी है और ओपन क्लोज हेमरेक्टोमी है जो हम छेदन करके करते हैं। ये सभी जो भी अभी ट्रीटमेंट मोडालिटी उपलब्ध है सभी डॉक्टरों के पास, इसके साथ हमारा जो आयुर्वेद की परंपरागत जो क्षार सूत्र सारवार है वो आज के समय में भी दी बेस्ट है। तो आप दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में या चौथे स्टेज में, जो भी स्टेज के हिसाब से आपको बवासीर है उसमें आप क्षार सूत्र सारवार आज भी अल्टीमेट और दी बेस्ट है। आप उसका अच्छी तरह से करवा सकते हैं और इसके लिए आयुर्वेद के जो तज्ञ हैं उनके पास आप कंसल्टेशन करके उनके पास से माहिती लेके आप क्षार सूत्र का बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। वो आप अच्छी तरह से करवा सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। बाद में हेमरेक्टोमी जो ओपन और क्लोज ऑपरेशन है वो भी आप करवा सकते हैं। और तीसरा है MIPH, अभी जो अद्यतन है नया स्टेपलर पद्धति, उससे भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेज़र थेरापी से भी आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल जो भी मॉडलिटीज़ है लेटेस्ट मशीनरियों के साथ, आप उस हिसाब से आपके जो प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर है
कि जो पाइल्स बवासीर के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं उनका कंसल्टेशन करके, उनको दिखा के, उनके पास आप इन्वेस्टिगेशन करवा के आपको जो भी स्टेज है उसके हिसाब से आप इसका ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। और पहले स्टेज में है तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से या आप घरगथ्थू जो उपचार है, खान पान है, उसके सहारा लेके आप उसको भी बचा सकते हैं। और वो आगे के स्टेज में नहीं जाएगा तो आपको हो सके उतनी सभी पाबंदियाँ करके तकलीफ से आप बच सकते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आप इस रोग से बच सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि पहले तो जंक फूड है वो सभी बंद करना चाहिए। बेकरी जो ड्राई चीज़ है, ब्रेड है, बिस्किट है, जो सूखी चीज़ है वो सभी नहीं खाना चाहिए। उससे कब्ज रहेगा तो आपको बवासीर की तकलीफ पड़ेगी, खून मलमार्ग से खून आने का तकलीफ पड़ेगा, तो वो भी कम करना चाहिए। दिन में सोना बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हैबिट रहता है दोपहर को खाना खा के सो जाता है, तो दोपहर को खाना खा के सोना नहीं चाहिए, जिससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। हाँ, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी ज़्यादा है तो आप 2 घंटा दोपहर को खाना खाने के बाद सो सकते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी जो सीज़न है, जो ऋतु है, उसमें दोपहर को सोना नहीं चाहिए। बाद में डेली आपको फ्रूट लेना चाहिए। कोई भी जो सीज़न के हिसाब से जो भी फ्रूट है आप वो फ्रूट का डेली यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड छाछ है, दूध है और नींबू पानी है, शरबत है, वो लिक्विड चीज़ का आप ज़्यादा उपयोग करिए। सुबह शाम वॉकिंग करना है, वॉकिंग के साथ थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज, कसरत, योगासन वगैरह कर सकते हैं, तो उससे भी आपके पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। और पेट की बीमारियों में जो भी योगासन कसरत का यूज़ है वो आप सुबह शाम या सुबह करना चाहिए। थोड़ा इवनिंग को सूर्यास्त से पहले खाने का एक नियम बना लेना चाहिए, जिससे कि आप रात को सोने की और खाने के बीच में 2 या 3 घंटे का समय मिलेगा तो पाचन भी अच्छा होगा, तो सुबह आपको मल प्रवृत्ति में, मल त्याग में भी तकलीफ नहीं होगा। तो ये सभी ज़रूरी चीज़ों का आप पालन कीजिए और आपके शरीर को आप स्वस्थ रखिए। संतवाणी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ ये बवासीर के ऊपर बात करने का थोड़ा समय मिला, जिसे आपने आराम से सुना, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।